नमस्कार दोस्तों, 12th पास वाले कैंडिडेटों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN06/2024। तो रेलवे ने अपना NTPC का फुल नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया है। जिन्होंने भी 12th पास कर रखी है उनके लिए सुनहरा मौका है कि NTPC में वो अप्लाई करें। तो ये टोटल 79 पेज का फुल नोटिफिकेशन है। इसमें हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो आपका 21 सितंबर से ये जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो कल का डेट है 21 सितंबर, उससे आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट आपका इसमें 20 अक्टूबर रहने वाली है, यानी कि लगभग एक महीना आपका चलने वाला है। डेट ऑफ फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, तो फीस पेमेंट की जो क्लोजिंग डेट है वो 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक रहने वाली है। इसके साथ ही हम मॉडिफिकेशन की, किसी का जो फॉर्म भरते टाइम कुछ भी डेटा गलत अपलोड हो जाता है तो रेलवे मॉडिफिकेशन के लिए करेक्शन विंडो ओपन करती है। तो उसकी जो डेट है वो 23 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक। अगर आपका फॉर्म गलती से गलत फिल हो जाता है तो आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी आई है। तो इसमें लेवल 2 एंड लेवल 3 की वैकेंसी आती है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि हम इसे TT की पोस्ट बोलते हैं, सबकी फेवरेट पोस्ट होती है TT की पोस्ट। इसमें 21,700 रुपये बेसिक पे होता है। और इसका जो मेडिकल है वो B2 कैटेगरी का होता है। 18 से लेकर 30 साल इसमें एज लिमिट मांगी जाती थी पहले, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रेलवे ने 18 से 33 साल इसके लिए किया है। और ये जो वैकेंसी है ये दिया गया है टोटल वैकेंसी ऑल RRBs 2022, यानी कि जो लेवल 3 की वैकेंसी है कुल RRB से 2022 आपकी इसमें पोस्ट आई है। ठीक है। अकाउंट्स क्लर्क की बात करें तो 19,900 इसका बेसिक पे है। और C2 इसमें मेडिकल होता है। 18 से 33 साल तक इसकी एज लिमिट है। 361 टोटल पोस्ट अकाउंट्स क्लर्क की आई है। जूनियर क्लर्क की बात करें तो वही इसमें 990 पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क की बात करें तो 72 पोस्ट है। तो ये जो नीचे की तीनों पोस्ट है वो लेवल 2 की होती है, और जो ऊपर की TT की पोस्ट है वो लेवल 3 की होती है। अगर हम लेवल 3 की सैलरी की बात करें तो आपको इन हैंड जॉब लगने के बाद इसकी जो सैलरी है वो 35 से लेके 40,000 तक आपको इसमें सैलरी मिल जाती है। अगर आपको ट्रेन में चेकिंग मिल जाती है, जैसे स्लीपर कोच मिल जाता है आपको चेकिंग के लिए, तो आपकी जो सैलरी है वो 45 से लेके 50K तक इसकी आराम से चली जाती है। और अकाउंट्स क्लर्क की आपकी ऑफिशियल जॉब है, इसमें आपको एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता है। तो इसकी इन हैंड जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 33 प्लस आपको इन हैंड आपको इसमें सैलरी मिलेगी। और जो लेवल 3 में आपकी ऑलमोस्ट 37 के समथिंग फर्स्ट सैलरी आपकी रहने वाली है। अभी 12th में है या 12th का उनका रिजल्ट आना बाकी है, तो ऐसे लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो शुड नॉट अप्लाई नहीं कर सकते। हम बात करते हैं तो इसके सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अपनी RRB चूज करनी पड़ेगी। ईमेल ID से, अपना मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और वही आप ईमेल इसमें डालिए जो आपकी आगे तक काम आ सके। और मोबाइल नंबर आपके चालू कंडीशन में होनी चाहिए, रनिंग कंडीशन होनी चाहिए, ताकि बाद में जब भी ये 1-2 साल इसको कंप्लीट होने में या फिर 1 साल या कितने भी साल लगते हो, तब तक आपका वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया है कि जो कैंडिडेट शुड एंटर दियर नेम, जो नेम और फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी ये सभी चीज़ें जनरल चीज़ें आपकी हर चीज़ में सेम और इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि जब DV होता है तो DV के टाइम पर आपको रिजेक्ट ना होना पड़े, क्योंकि उस टाइम बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से आपको फादर्स नेम या अपने नाम, जो भी आपका नेम में स्पेस है, फादर्स नेम के स्पेस है या फिर कोई लेटर मिसिंग है, आप अभी से सभी डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम चेक कर लेना। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसको बाद में आप करेक्ट ज़रूर करवा लेना। अदरवाइज़ अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका तो DV के टाइम पर आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसके लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये दिया गया है कि प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना पड़ेगा कि आप सबसे पहले TT की पोस्ट लेना चाहते हैं या फिर आप अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट लेना चाहते हैं या फिर जूनियर क्लर्क या ट्रेन क्लर्क, कौन सी पोस्ट आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। और अगर आपका उस पोस्ट का कट ऑफ क्लियर है तो आपको वही पोस्ट मिलेगा। और अगर आपका उस पोस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं है तो जो आपने सेकंड प्रेफरेंस भरी है वो वाला पोस्ट आपको मिल जाएगा। ये इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का इसमें फंडा रहता है। बाद में इसमें दिया गया है कि आपका जो ST/SC के कैंडिडेट है उनको ट्रेवल फीस जो मिलता है ऑनलाइन स्लीपर क्लास का, उनको पास मिलता है जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो
फ्री में उनको पास मिलता है। तो उसके लिए आपको अभी से ही STSC का सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के टाइम पे। सबसे मेन जो पॉइंट रहता है वो रहता है मेडिकल का। तो इसमें जो ट्रेन कलर का पोस्ट है उसमें लेवल 2 का ये पोस्ट है आपका A3, उसमें मेडिकल मांगा जाता है और उसमें आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस विजन 6/9 एंड 6/9 विद एंड विदाउट ग्लास, विद और विदाउट ग्लास, या तो आपका चश्मा के साथ हो या फिर चश्मा विदाउट चश्मा के साथ हो। अगर आपके चश्मा लग रहा है तो भी आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन इसके कंडीशन है, ये ब्रैकेट में दिया गया है, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 2D, यानी कि अगर आपका जो लेंस का पावर है वो 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, तब आप A3 मेडिकल को फिट माने जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं B2 मेडिकल, जो B2 मेडिकल है लेवल 3 में मांगा जाता है CCTC की पोस्ट पर। उसमें आपको 6/9 एंड 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। इसमें जो पावर का लेंस है वो 4D से 4 डायोप्टर से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो C2 मेडिकल है ये सबसे लो मेडिकल रहता है रेलवे के अंदर। इसमें आपको फिजिकली फिट होना चाहिए और ये जो ऑफिशियल की पोस्ट होती है, ऑफिशियली अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, JA, इस तरह की जो ये पोस्ट हैं उनके लिए C2 मेडिकल मांगा जाता है। तो इसमें 6/9 एक आँख मांगी जाती है, दूसरी आँख इसमें नील भी चल सकती है अगर आपको कुछ दिखाई नहीं देता तो। आपकी इसमें सर्जरी भी अलावा सब तरह का इसमें कुछ भी हो रखा हो तो C2 मेडिकल में आप हर तरीके से फिट माने जाते हैं विद एंड विदाउट ग्लास। नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए, यानी कि आपको नियर से वो चीज़ पढ़ने आनी चाहिए, अदरवाइज आप इसमें फिट माने जाते हो। गया है कि जो कैंडिडेट है वो लेसिक सर्जरी से गुजरे हुए हैं उनको A3 मेडिकल में वो फिट नहीं है, जबकि B2 एंड C2 में वो फिट है। B2 में भी कुछ कंडीशन है कि आपकी जो सर्जरी है वो 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से B2 में मांगा जाता है। और जो C2 में आपकी सर्जरी पूरी तरीके से अलाउ मानी जाती है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपका जो एज लिमिट है UR और EWS के लिए आपका 2 जनवरी 1992 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद OBC नॉन क्रीमिलेयर का 1989 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ST/SC के लिए 1987 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आप लास्ट लिमिट बात करते हैं तो 1/1/2007 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो 1/1/2007 से आपकी पहले की होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे। अदरवाइज इसमें OBC और ST/SC इनको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है ये आप इसमें देख सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है @railway life with मनकुश के नाम से। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम फ़ीस पेमेंट की बात करें तो जो जनरल OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस है जो 500 रुपये रखी गई है। अगर वो CBT 1 में APR होते हैं तो उसके बाद उनको 400 रुपये रिफ़ंड मिल जाते हैं। और PWD फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, ST/SC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के और EBC जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज होता है उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। और ये 250 रुपये आपको CBT 1 में APR अगर आप हो जाते हो, एग्ज़ाम दे लेते हो तो 250 रुपये बाद में आपकी रिफ़ंड कर दी जाती है। इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सबसे पहले आपका जो CBT 1 होगा, उसके बाद आपका CBT 2 होगा और इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी। जो अकाउंट्स क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए आपका टाइपिंग मांगा जाता है, तो टाइपिंग होगी। एंड उसके बाद आपका DV होगा और फिर मेडिकल होगा। उसके बाद अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो आपका लास्ट में पैनल आया जाता है, पैनल आता है, उसके बाद आपका उसमें नाम होता है और आपको फिर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। इस तरह इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये कंप्यूटर पर ये एग्ज़ाम लगता है ऑनलाइन, उसमें आपका 100 क्वेश्चन आता है, उसमें से 30 रीजनिंग का आता है, 30 ही मैथ के क्वेश्चन आते हैं और आपके 40 क्वेश्चन जीके का आते हैं। जीके में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इसके अलावा साइंस हो गया, सब क्वेश्चन जीके के अंतर्गत आते हैं। उसके लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं और आपको उसमें 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इसके बाद जो होता है सेकेंड स्टेज CBT 2 होता है, या आप इसमें डिटेल्ड वाइज इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस इसका सिलेबस इसमें देख सकते हैं। और सेकंड स्टेज CBT की बात करें
तो सेकंड स्टेज भी आपका 90 मिनट में होगा। इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे, वहीं साथ में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के, और 5 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा पूछते हैं तो 35 क्वेश्चन ही रीजनिंग है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि इसमें टाइम आपका CBT 1 में भी 90 मिनट रहता है और CBT 2 में भी आपका 90 मिनट होता है, लेकिन क्वेश्चन रहते हैं आपके 120। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी इश्यू होता है, तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर ढंग से सुधर जाएगा। 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में इसमें करने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 लेवल 2, तो ये पूरी जो पोस्ट है उनका जो CBT 1 है वो सभी का कॉमन होता है, लेकिन जो CBT 2 है वो इसके पहले 2019 की जब एग्ज़ाम हुई थी तो 19 में क्या है, जो CCTC है उसका एक अलग CBT लगा था, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क लेवल 2 का अलग CBT लगा था। लेकिन इस बार रेलवे ने ग्रेजुएशन वाले में भी सेम चीज़ की है, और 10+2 जो अंडर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट वाले में भी इसमें कॉमन फॉर ऑल पोस्ट सेकंड स्टेज CBT। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपकी कोई टाइपिंग नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैंक है। इसके बाद अकाउंट्स क्लर्क में आपकी टाइपिंग मांगी जाती है, जूनियर क्लर्क में आपकी टाइपिंग मांगी जाती है, और ट्रेन क्लर्क में भी आपकी टाइपिंग नहीं है। तो जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसमें कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, क्योंकि टाइपिंग में कई कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, ये रीज़न है कि इनकी कट ऑफ थोड़ा लो जाती है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसमें सबसे हाई कट ऑफ जाती है। के बाद जो मेन पॉइंट है वो ये दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो इसमें दिया गया है। एक तो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, जो कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए उसमें मांगी जाती है। इसी के आधार पर आपका नेम चेक किया जाएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए, आधार कार्ड में सभी में। इसके बाद आपका जो 10+2 इंटर लेवल का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों लिया जाता है, और जो यूनिवर्सिटी की अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री ले जा सकते हैं, अदरवाइज इसमें डिग्री चेक नहीं किया जाता। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन डालेंगे तो आपकी डिग्री भी इसमें चेक की जाएगी। इसके अलावा ST/SC सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा DV, उससे 1 साल पहले का होना चाहिए, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। ये नहीं है कि DV अगर आपका बाद में है तो उससे 2 साल पुराना है, ऐसा उसमें नहीं मांगा जाता। आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल पुराना OBC नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। और जो इसमें EBC है, EBC को अपना आय प्रमाण पत्र लेकर जाना होता है, क्योंकि जो उनकी फ़ीस है वो पर ईयर के हिसाब से 50,000 से कम रहती है, तो वो EBC के लिए अप्लाई करते हैं, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज। उनके लिए उनकी जो फ़ीस है वो 250 रुपये लगती है। तो जब DV होता है तो उनको आय प्रमाण पत्र इसमें देना पड़ता है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन का इसमें सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनका मांगा जाता है। इसके बाद NOC सर्विंग एम्प्लॉय जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, या सेंट्रल या फिर स्टेट में किसी में भी, तो उनका डिपार्टमेंट से इसमें NOC मांगी जाती है। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख सकते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी इसमें क्या रहने वाली है, से वैकेंसी से पहले हम पोस्ट पैरामीटर की बात करते हैं। जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का पोस्ट है, ये इसमें दिया गया है कि जो अंडर ग्रेजुएट है उसमें नॉर्मली मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें जो 12th स्टेज है उसमें लेस देन 50% मार्क्स अनिवार्य है। अगर आपका लेस देन है तो आप नहीं भर सकते, इसमें कुछ छूट भी दी जाती है। तो आपका मिनिमम जो है UR और OBC या फिर EWS के लिए आपका मिनिमम 50% 12th में मार्क्स अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद इसमें दिया गया है कि ST/SC पर्सन और PWD एक्स सर्विसमैन, इनके लिए रूल नहीं है, इनको इसमें छूट दी जाती है। और साथ में इस बार एक और पॉइंट ऐड किया है रेलवे ने, कि जो अगर क्वालिफ़िकेशन अपनी हायर भरेगा 10+2, जैसे कि किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है और किसी ने 10+2 भी कर रखी है, तो अगर वो हायर क्वालिफ़िकेशन 10+2 नहीं डाल के ग्रेजुएशन डालता है और 12th में उसके 46% है और उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसका 46% से भी वो भर सकता है, यानी कि उसको 50% मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें अकाउंट्स क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क दोनों टाइपिंग बेस्ड ये एग्ज़ाम है, और ट्रेन क्लर्क इसमें टाइपिंग नहीं मांगी जाती है, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में टाइपिंग नहीं मांगी जाती। तो आपका अगर ग्रेजुएशन है और आप हायर क्वालिफ़िकेशन भर रहे हैं तो आपका 12th में 50% मार्क्स है वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ओनली 12th कर रखा है और आप UR, OBC या फिर EWS किसी भी कैटेगरी से हैं,
तो आपका 12th में 50% मार्क्स अनिवार्य है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो हम यहाँ जोन वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो अहमदाबाद से टोटल 210 वैकेंसी है। आप 1 बाय 1 वैकेंसी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम इसमें जोन वाइज वैकेंसी की बात करते हैं। टोटल अहमदाबाद से इसमें 210 वैकेंसी है। अजमेर से टोटल 71 पोस्ट अजमेर से दी गई है। एंड आगे चलकर बात करते हैं बेंगलुरु से 60 पोस्ट है टोटल। इसके बाद बेंगलुरु के बाद अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल से 58 पोस्ट है। एंड भुवनेश्वर से 56 पोस्ट है। इसके बाद बिलासपुर से 152 पोस्ट है। काफ़ी अच्छी पोस्ट इस बार बिलासपुर से देखने को मिली है। और चंडीगढ़ से 247 पोस्ट है। चंडीगढ़ से भी अच्छी खासी पोस्ट है इस बार। इसके बाद चेन्नई से 194 इसमें चेन्नई से है। एंड गोरखपुर से 120 इसमें टोटल पोस्ट है। इसके बाद गुवाहाटी से 175 पोस्ट है। और जम्मू श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर जोन है उससे 147 है। इसके बाद कोलकाता से 452। कोलकाता से ग्रेजुएशन में भी अच्छी खासी पोस्ट आई है और इसमें भी 452 काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता से इस बार अंडर ग्रेजुएट में 452 पोस्ट। इसके बाद मालदा से ओनली 12 पोस्ट। मुंबई से 699। मुंबई से सबसे ज़्यादा है, ऊपर जो कोलकाता से कम थी, लेकिन मुंबई से इस बार सबसे ज़्यादा। जो ग्रेजुएट का फॉर्म है उसमें कोलकाता से सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट में आपकी मुंबई से 699 पोस्ट है, 699। इसके बाद मुजफ्फर से 68 पोस्ट है। एंड पटना से ओनली एंड ओनली 16 पोस्ट है। प्रयागराज से 389। इसके बाद रांची से 76, सिकंदराबाद से 89 और सिलीगुड़ी से 42 और त्रिवेंद्रम से 112 पोस्ट है। इस तरह से टोटल पोस्ट आपकी 3445 पोस्ट है। इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मुंबई से इस बार देखने को मिली है 699। तो ये तो सीधी सी बात है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है वहाँ से सबसे ज़्यादा फॉर्म लगते हैं और वहीं सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो आप अपने हिसाब से इसमें आरआरबी चूज कर सकते हैं। ये अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है कि कौन सी आरआरबी को चूज करना और कौन सी को नहीं। तो आप बिल्कुल एनालिसिस करके इसमें आरआरबी चूज कर सकते हैं और अपना फॉर्म लास्ट डेट तक इंतज़ार न करते हुए अपना फॉर्म इसमें आप लगा दें, क्योंकि लास्ट डेट में जो वेबसाइट क्रैश हो जाती है और वेबसाइट काफ़ी हैंग होने लगती है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।